जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास माय तोरा। मित्रों नमस्कार, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज से हम लोग शुरू करेंगे संधि। टीजीटी, पीजीटी और रियल्टी ग्रेड सभी परीक्षाओं में संधि है। और जो टीजीटी का हमारा पाठ्यक्रम है, जो बाबूराम सक्सेना हम लोग जानते हैं, वो टीजीटी में ही है। तो क्यों ना हम लोग व्याकरण शुरू करें बाबूराम सक्सेना से। प्रश्न भी इन्हीं से आते हैं और कभी कभी बाबूराम सक्सेना की लाइन दे देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज से संधि। और संधि में हम लोग आज बाबूराम सक्सेना को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि जो संधि है, संधि शब्द बना कैसे है। संधि शब्द में उपसर्ग क्या है, धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग है या नहीं है, धातु कौन सी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले संधि देख लेते हैं। ये जो संधि शब्द है ये बना कैसे है। तो इसमें सम उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग है। और धा धातु में प्रत्यय जोड़ा गया है की। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय जोड़कर बना है शब्द संधि। और फिर प्रश्न ये भी आता है कि संधि शब्द किस लिंग में है। तो संधि शब्द पुल्लिंग का है। पुल्लिंग का शब्द है संधि। और संधि बना कैसे है, तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय जोड़कर बन गया है शब्द संधि। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में धातु और उपसर्ग के बीच और समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। लिखा है एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में। अवयव संधि होती कहां है, सबसे पहले यही प्रश्न आता है, संधि होती कहां है। तो एक पद हो, कोई एक पद हो, वहां पर संधि करना नित्य माना जाता है। और कहां, धातु और उपसर्ग में संधि करना नित्य है। फिर उसके बाद समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। कहां कहां संधि होनी चाहिए, एक पद में, धातु और उपसर्ग में, समास में संधि करना आवश्यक होता है। यहां पर स्वेच्छा से आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं कि हम संधि करें या ना करें। संधि एक पद में नित्य होती है, धातु और उपसर्ग में नित्य होती है, समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। इन सभी में, एक पद में, धातु और उपसर्ग में, समास में यहां संधि नित्य होती है। और फिर आगे लिखा है, हाँ एक चीज और, क्योंकि वहां संहिता ऐच्छिक नहीं हो सकती है। वहां इच्छा पर आधारित नहीं है कि हम संधि करें या ना करें। फिर आगे है वाक्य के अलग अलग शब्दों के बीच में संधि करना ना करना वो बोलने वाले की इच्छा पर है। वाक्य में संधि चाहे करें और चाहे संधि ना करें, वो किसके ऊपर है, वो बोलने वाले की इच्छा पर होता है, चाहे संधि करें और चाहे संधि ना करें। इसके लिए एक कारिका भी है, हम लोग जानते हैं। इसके लिए एक लाइन है, यहां देख लेते हैं। ये इसको पहले देख लेते हैं। लिखा है संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो और नित्या समासे वाक्ये तुषा विवक्षाम अपेक्षते। बाबूराम सक्सेना के सबसे नीचे लिखा है
उसी पेज के नीचे लिखा है कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्य समासे वाक्य तूषा विवक्षाम अपेक्षते। नित्य मतलब नित्य होती है कहाँ, एक पदे मतलब एक पद में, और नित्य धातु उपसर्गयो धातु और उपसर्ग में भी संधि करना नित्य है। नित्य समासे समास में भी संधि करना नित्य होता है। और वाक्य में क्या होता है, वाक्य में बोलने वाले की इच्छा पर है, वो चाहे तो संधि करे और चाहे तो संधि ना करे। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक पद में नित्य कहाँ होती है, धातु उपसर्ग में और समास में। इनके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहां देखते हैं, यहां जैसे नया नया सिस्टम है भाई, समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, लिखा है एक पद देख लेते हैं। सबसे पहले जो नीचे लिखी है लाइन की संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तूषा विवक्षाम अपेक्षते। तो एक पद देख लेते हैं। ये जो पावक है ना, ये पावक पद है, पावक एक पद है। और इधर लिखा है पौधन अका, पौधन अका। ना तो पौ कोई पद है और ना ही अक कोई पद है। जब ये दोनों मिला और पावक बन गया तब ये एक पद हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि पा के पा में लगी है औ की मात्रा और आगे अका, पौधन अका, औ और अका लिखा है। और हम लोग जानते हैं अयादि संधि में क्या होता है कि औ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो औ के स्थान पर आव हो जाता है। औ के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, आव कर देंगे और आगे अका है और ये जोड़कर बन जाएगा पावका। ये जो पावका शब्द है ये क्या है, ये एक पद है। मान लीजिए पूछ लिए कि पावका हमें पावका क्या है, तो पावका तो एक पद है। यहां ये ना तो समास है ना तो धातु और उपसर्ग है। एक पद में, एक पद का उदाहरण क्या है, पावका। फिर उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके आगे है उपसर्ग और धातु का उदाहरण। उपसर्ग ये नी उपसर्ग है और वस धातु है। इसका रूप चलेगा अवसत, अवसताम, अवसन। कहाँ, लंग लकार में। ये जो अवसत रूप है ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो नी उपसर्ग और वस धातु और इसका रूप बन गया अवसत। कहाँ, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। अब हम लोग जानते हैं कि ना है, ना में हलंत लगाएंगे, छोटी ई करेंगे और इधर अवसत कर देंगे। ई के स्थान पर क्या हो जाता है, या हो जाता है यण संधि में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ई के स्थान पर या कर देंगे और फिर आगे क्या हो जाएगा, ये ना आधा हो गया और या में ये आ लग गया, या पूरा हो गया और ये रूप बन गया न्यवसत। न्यवसत कैसा रूप है, न्यवसत है उपसर्ग और धातु का उदाहरण। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं फिर इसी तरह और सारे के उदाहरण है, जैसे उद्धन अवलोकयत, उद अवलोकयत। फिर उसके बाद समास का उदाहरण नित्या समासे हम लोग पढ़े हैं। लिखा है कृष्ण धन अस्त्रम, कृष्ण
धन अस्त्रम, कृष्ण धन अस्त्रम, और रूप बना दीर्घ संधि कर देंगे दोनों तरफ, आ है तो ये बन जाएगा कृष्णास्त्रम, कृष्णास्त्रम, सशिर पुरुष समास। फिर है श्री, श्री धन ईसा, यहां भी ई में बड़ी ई है, स्रा में बड़ी ई है और आगे ईसा में ई है, तो दोनों हम लोग जानते हैं कि जब दोनों सवर्णी आते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि कर देंगे, रूप बनेगा श्रीसा। तो एक पद में संधि करना नित्य है, उदाहरण देखिए पौधन अका पाव का। धातु और उपसर्ग में संधि करना नित्य है, निधन अवसत नेवसत। फिर उसके बाद समास का उदाहरण देखें, कृष्ण धन अस्त्रम बराबर कृष्णास्त्रम और श्री धन ईसा बराबर श्रीसा। यहाँ 3 जगह पर संधि करना नित्य होता है, अनिवार्य होता है। और फिर अगला है संधि के कारण नीचे लिखे परिवर्तन उपस्थित हो सकते हैं। हाँ, एक चीज छूट गया, वाक्य, वाक्य में चाहे तो संधि करें और ना चाहे तो संधि ना करें। लिखा है रामः गच्छति वनम और ये है रामो गच्छति वनम। चाहे आप वाक्य में संधि करें या वाक्य में संधि ना करें, ये बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है, वहां पर ऐच्छिक होता है। फिर उसके बाद अगला, हाँ लिखा संधि के कारण नीचे लिखे परिवर्तन उपस्थित हो सकते, मतलब संधि में कुछ परिवर्तन हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है? प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का, जैसे लिखा है रामः आयाति, रामः में विसर्ग है, प्रथम शब्द क्या है? रामः है, फिर बाद वाला आयाति, तो यहां हो गया राम आयात, विसर्ग खत्म हो गया। फिर है अथवा द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का, जैसे दोषाः धन अस्ति और बराबर रूप बन गया दोषोस्ति। फिर आगे फिर आगे देखते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण आ जाता है, दोनों के स्थान पर कोई नया वर्ण आता है, जैसे रमाधन ईसा और रूप बन गया रमेशा, ये परिवर्तन हुए। फिर अथवा दो में से किसी एक के स्थान में नया वर्ण, जैसे निधन औसत बराबर नेवसत, कस्मिन धन चित बराबर कस्मिश्चित। फिर अगला है दो में से एक का द्वित्व, जैसे एकस्मिन अवसरे और बराबर रूप बना एकस्मिन नवसरे। शब्दों की निकटता इसलिए नीचे लिखे प्रकारों की होगी। एक चीज और, संधि कहाँ होती है? तो संधि होती है वर्णों में। संधि ना तो पदों में होती है, ना तो शब्दों में होती है और ना ही वाक्यों में होती है। संधि वर्ण विधि है, जहां पर दो वर्ण मिलते हैं वहां संधि होती है। फिर है आगे कि जहां प्रथम वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हों। और ये हम लोग देख लेते हैं संगीत पदे नित्या नित्या धातु सर्गयो नित्या समासे वाक्य तोषा विवक्षाम अपेक्षते। इसको हम लोग अलग अलग करके देख लिए हैं कि कहाँ संधि ऐच्छिक है और कहाँ संधि नित्य है। फिर उसके बाद द्वितीय सोपान देखते चले हम लोग। बाबूराम सक्सेना से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी वो पेज खोलते चलिए, पढ़ते चलिए। इसमें देखते हैं फिर जहां दो में से पर स्वर हो, पूर्व व्यंजन हो, बाद में स्वर हो और पहले व्यंजन हो, और जहां दोनों व्यंजन हो। फिर उसके बाद
जहां प्रथम का अंतिम विसर्ग हो, जहां प्रथम का अंतिम विसर्ग हो, प्रथम शब्द का अंतिम विसर्ग, फिर उसके बाद और द्वितीय का प्रथम स्वर अथवा व्यंजन, ये सब बता रहे विकार परिवर्तन। द्वितीय के आरंभ में विसर्ग नहीं हो सकता। हाँ, ये देख लीजिए कि जहां पर दूसरा पद या शब्द शुरू होता है, जहां पर दूसरा पद शुरू होगा वहां प्रारंभ में विसर्ग नहीं हो सकता। जैसे हम लोग लिखे हैं रामः गच्छति, मान लीजिए लिख दिए रामः गच्छति, राम जाता है। तो जहां पर पहला शब्द समाप्त हुआ रामा, यहां तो विसर्ग है, लेकिन जहां पर दूसरा पद प्रारंभ हुआ वहां विसर्ग नहीं होता है, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। वही स्लाइड में कह रहे हैं, क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। इनमें से एक को स्वर संधि, कोई स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संधि के भेद। फिर आगे हाँ, लिखा है स्वर संधि। स्वर संधि यदि साधारण ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री स्वर के अनंतर, मतलब इनके बाद में ह्रस्व, इनका सवर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर होता है। लाइन है कि यदि साधारण, उन्होंने कहा ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री स्वर के अनंतर, मतलब बाद में जब सवर्ण, इन्हीं का सवर्णी ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, और पेज के लास्ट में लिखा भी है, सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। वो दीर्घ संधि का सूत्र है, और दीर्घ संधि किसके अंतर्गत है, वो स्वर संधि का एक भेद है। अकः सवर्णे दीर्घा का इन्होंने इसकी परिभाषा बताया कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद इन्हीं का सवर्णी ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आता है तो दोनों के स्थान पर उसी का सवर्णी अर्थात दीर्घ हो जाता है। सवर्णी ही होगा। आ के बाद जब आ आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ई के बाद जब ई आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई। उ के बाद जब उ आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ उ। और जब री के बाद री आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाती है। ये नियम किसके हैं, ये हैं दीर्घ संधि के, और सूत्र है दीर्घ संधि का अकः सवर्णे दीर्घा। आप देख लेते हैं, लिखा है दैत्य धन अरि। दैत्य में दैत्य धन अरि है, और हम लोग जानते हैं कि इस या में आ है, इस या में आ है और आगे भी आ है, और उस नियम कहता है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ हो और उसके बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ आ जाता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। दोनों तरफ आ है, सवर्णी है। सवर्णी तभी होगा जब पहला और दूसरा दोनों वर्ण एक जैसा होगा। दोनों तरफ चाहे आ हो, चाहे ई हो, चाहे उ हो, चाहे री हो, उसमें ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इससे कोई मतलब नहीं, वो सवर्णी होंगे। और दोनों तरफ आ हो गए तो इसको हम लोग कर देंगे दीर्घ आ। दीर्घ कर दिए और ये हमारा रूप बन गया दैत्यारी। पूछेंगे दैत्यारी में कौन संधि है,
तो दैत्यारी में दीर्घ संधि है। कभी कभी हम लोग तुक्का मान लेते हैं कि जब आधे अक्षर के बाद या अथवा व आता है तो यण संधि होती है, लेकिन आधे अक्षर के बाद या और व ये मान लेने से हम लोग यण संधि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी आधे अक्षर के बाद या है तो यहाँ पर यण संधि नहीं है, वो दैत्य धन अरि उसका हम लोग विच्छेद करके देखते हैं, तो दैत्यारी बन गया। फिर अगला है तव धन आकारा। दैत्य धन अरि में क्या था कि दोनों तरफ हरस्व स्वर थे, दोनों तरफ हरस्व आ था, और इधर तव धन आकारा में क्या है, तव धन आकारा। वह में जब हलंत लगाएंगे तो यहां से निकलेगा हर्ष आ, और नियम कहता है कि जब आ के बाद आ आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है, तो यहाँ पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आ कर दिए और रूप बन गया हमारा तवा कार। फिर उसी तरह यदा धन अभवत, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले दीर्घ है और बाद में हर्ष है, या दामे हलंत दीर्घ आ फिर अभवत, दीर्घ आ के बाद हर्ष आ है। नियम कहता है कि दोनों तरफ आ हो तो वहां पर दीर्घ हो जाता है, दोनों को जोड़ करके क्या कर दिए, दीर्घ आ कर दिए, और रूप हमारा बन गया यदा भवत। यदा भवत में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, विच्छेद क्या होगा, यदा धन अभवत। और यहां पर क्या है, यहां पर दोनों तरफ दीर्घ आ है, विद्या दा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, और यहाँ पर दीर्घ आ है और आगे आतुरा, विद्या धन आतुरा, दोनों तरफ आ है, सवर्णी हुए, और जब सवर्णी हुए इधर भी दीर्घ है इधर भी दीर्घ है, चाहे हर्ष होगा चाहे दीर्घ होगा, होना दीर्घ ही है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, दीर्घ आ कर दिए, और रूप हमारा बन गया विद्या तुरह। विद्या तुरह में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, और सूत्र क्या है, तो सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा, और विच्छेद इसका होगा विद्या धन आतुरा। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गए आ के उदाहरण। फिर है इति धन इउ। पहला नियम है कि आ हो और बाद में आ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, और फिर अगला नियम है कि जब ई के बाद ई आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाती है। इति के ता में हलंत लगाएंगे, हरस ई है, आगे यू है। नियम यही कहता है कि ई के बाद जब ई आवे तो दीर्घ ई हो जाती है, इसको कर देंगे दीर्घ ई, और रूप हमारा बन जाएगा इतियु। इतियु में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, दोनों तरफ हर्ष, दोनों तरफ हर्ष ई है, मतलब दोनों तरफ छोटी ई है, और एक तरफ हर्ष ई दूसरी तरफ दीर्घ ई। इसका उदाहरण है अपि धन इच्छते, आप ही लिख लिए धन इच्छते, एक तरफ हर्ष ई दूसरी तरफ दीर्घ ई, पा लिखेंगे, छोटी ई निकालेंगे, फिर इच्छते करेंगे, ई और ई दोनों ई जोड़ करके ये क्या हो गया, दीर्घ ई, और हमारा रूप बन गया अपीक्षते। फिर उसके बाद श्रीधन ईसा, श्रीधन ईसा, श्रीधन ईसा में देखते हैं कि दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ दीर्घ ई है, श्रीधन ईसा। जब दोनों तरफ दीर्घ ई है तो भी दीर्घ संधि हो जाएगी, सरा करेंगे,
हलंत लगाएंगे और ईसा करेंगे और ये रूप बन जाएगा श्रीसा, श्रीसा। और फिर राजगी धन ई, एक तरफ बड़ी ई दूसरी तरफ छोटी ई, ये राग हलंत बड़ी ई धन ई, दोनों को जोड़ देंगे, दीर्घ ई हो गई और रूप बन गया रागी। आ का उदाहरण, ई का उदाहरण। अब हम लोग देखते हैं ऊ का उदाहरण कि जब ऊ के बाद ऊ आए तो दीर्घ ऊ कैसे होता है। उदाहरण है विष्णुधन उदय, विष्णुधन उदय, विष्णु लिखेंगे और इसमें हर्ष ऊ है, आगे रूप है उदया। विश्व के इड़ा में जब हम लोग हलंत लगा देंगे तो वहां पर हर्ष ऊ निकलेगा और आगे उदया है। तो जब दोनों तरफ ऊ आ जाए, और आकाश सवर्ण दीर्घा संधि का नियम कहता है कि जब दोनों तरफ ऊ आते हैं तो उसको जोड़ करके दीर्घ ऊ कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा दीर्घ ऊ और रूप बन जाएगा विष्णुदय। विष्णुदय हमें कौन सी संधि है, तो विष्णुदय हमें दीर्घ संधि है और इसका विच्छेद होगा विष्णुधन उदय। अगला देखो, तो अभी यहाँ क्या है, विष्णु में और उदय में दोनों में हर्ष ऊ है और यहाँ पर साधुधन ऊंचू, साधु में हर्ष ऊ और ऊंचू में दीर्घ ऊ। धा में हलंत लगाएंगे तो हर्ष ऊ निकलेगा, हर्ष ऊ लिख देंगे, आगे ऊंचू हो गया, साधुधन ऊंचू, जोड़ लेंगे दीर्घ ऊ हो जाएगा और रूप बन जाएगा हमारा साधुचु। फिर जब दोनों तरफ दीर्घ ऊ हो जाए तो ये हो जाएगा चमू धन ऊर्जा और ये रूप बन जाएगा चमूर्जा। चमू मतलब सेना, ऊर्जा मतलब ऊर्जा, सेना की ऊर्जा। फिर आगे वधुधन ऊपरी, वधुधन ऊपरी का उदाहरण देख लेते हैं। एक तरफ दीर्घ और दूसरी तरफ हर्ष। वधु के धा में दीर्घ ऊ है, ऊपर में हर्ष ऊ है, वाह हो गया, धा हो गया, दीर्घ ऊ, धन ऊपर ही कर दिए, दोनों ऊ को जोड़ देंगे, दीर्घ ऊ बन जाएगा और रूप बनेगा वधूपरि। आगे बाद ई का उदाहरण और ई के बाद ऊ का उदाहरण हम लोग देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब री के बाद री आवे तो दीर्घ री कैसे होगी। जैसे लिखा है क्रीधन रिकारा, क्रीधन रिकारा और रूप बन गया क्रीकारा, क्री धन रिकारा। का लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और का में री है और फिर आगे रिकारा हमें भी री है। नियम कहता है कि जब दोनों तरफ री आवे तो दोनों को जोड़ करके दीर्घ री हो जाते हैं, दीर्घ री बना देंगे, ये हो जाएगी दीर्घ री और हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा क्रीकारा। क्रीकारा हमें कौन सी संधि है, क्रीकारा हमें दीर्घ संधि है और इसका विच्छेद क्या होगा, क्रीधन रिकारा। फिर अगला हो त्रिधन रिकारा, होत्री धन रिकारा, होत्रिधन रिकारा हुआ। ता लिखेंगे और इसमें
री लगाएंगे और आगे है रिकारा। जब दोनों तरफ री हो तो वहां पर दीर्घ री हो जाएगी और रूप बनेगा होत्रिकारा। होत्रिकारा में कौन सी संधि है? तो होत्रिकारा में भी दीर्घ संधि है। सूत्र इसका क्या है? अका सवर्णे दीर्घा, और इसका विच्छेद क्या होगा? होत्रिधन रिकारा। तो ये हो गए हमारे दीर्घ संधि के नियम और कुछ उनके उदाहरण की संधि बनती कैसी है, उसका विच्छेद कैसे है, और उसका विच्छेद हम लोग करके देखें। फिर आगे है वार्तिक है। वार्तिक भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। वार्तिक है ये, ये वार्तिक है। ये वार्तिक है। लिखा है कि यदि री अथवा ली के बाद ह्रस्व री या ली आवे तो दोनों के स्थान में ह्रस्व री या ली भी स्वेच्छा से कर सकते हैं। यदि री या ली के बाद ह्रस्व री या ह्रस्व ली आवे तो दोनों के स्थान पर ह्रस्व री अथवा ह्रस्व ली भी स्वेच्छा से कर सकते हैं। स्वेच्छा से कर सकते हैं। जैसे होत्रिधन रिकारा और ये बना होत्रिकारा। एक तो अभी इसके पहले हम लोग नियम पढ़े थे कि जब री के बाद री आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाती है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि से हम लोग रूप बनाए होत्रिकारा। होत्रिकारा बना दिए। फिर नियम कहता है, एक वार्तिक है, ऋति सवर्णे रीवा तथा लृत सवर्णे लीवा। आप स्वेच्छा से इसको होत्रिकारा को ह्रस्व करके होत्रिकारा भी कर सकते हैं। ये वार्तिक कहता है कि चाहे तो होत्रिधन रिकारा में दीर्घ संधि कर दीजिए और चाहे होत्रिधन रिकारा को ह्रस्व करके वार्तिक से होत्रिकारा लिख सकते हैं। ये इस वार्तिक का है। फिर अगला है होत्रिकारा। यह रूप तो रित्य का प्रकृति भाव से हुआ। प्रकृति भाव का अर्थ होता है जैसा रूप रहे वैसा लिख दिया जाए। जैसा रूप रहे उसको उसी तरह लिख देना क्या कहलाता है? प्रकृति भाव कहलाता है। प्रकृति भाव मतलब स्वभाव। और ये स्वर संधि में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको देख लेते हैं। प्रकृति भाव कैसे हुआ? लिखा है फिर आगे ये इस प्रकार कुल मिलाकर 3 रूप हुए। एक देखो होत्रिकारा किससे बना है? आप चाहें तो उसको ह्रस्व भी कर सकते हैं तो होत्रिकारा बना। एक होत्रिकारा कैसे बना? एक होत्रिकारा बना है अका सवर्णे दीर्घा से दीर्घ करके, और ये होरिकारा लिखा है। ये होरिकारा नहीं, ये होना चाहिए था होत्रिकारा। जैसे यहाँ सही लिखा है, नीचे ये लिखा है होत्रि रिकारा। प्रकृति भाव ये कहता है कि जैसा का तैसा बना रहेगा। तो होत्रिधन रिकारा था और होत्रिधन रिकारा में हम लोग कुछ नहीं किए, क्या कर दिए? इसी चीज को यहां लिख दिए होत्रि और आगे है रिकारा। ये हो गया प्रकृति भाव। यह सूत्र तो रित्य का, और इसको क्या करेंगे? रीतिधन
अकः, रित धन अकः बराबर रित्यकः करके यह संधि हुई है। तो हम लोग आज पढ़े हैं कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि होती कहाँ है, तो संधि वर्णों में होती है, पदों में, शब्दों में और वाक्यों में संधि नहीं होती है। वर्ण जहां पर मिलते हैं, जहां पर दो वर्ण मिलेंगे वही संधि होगी। फिर हम लोग देखे हैं कि संधि शब्द बना कैसे है, तो संधि शब्द बना है सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लगाकर संधि शब्द बना है। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं संधि करना कहाँ ऐच्छिक होता है और कहाँ नित्य होता है। तो एक पद में संधि करना नित्य होता है, धातु उपसर्ग में संधि नित्य होती है, समास में संधि नित्य होती है, लेकिन वाक्य एक ऐसा होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप चाहें तो संधि करें और चाहें तो संधि ना करें। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं अका सवर्णे दीर्घा। फिर पढ़े संधि के भेद कितने हैं, तो स्वर व्यंजन और विसर्ग हम लोग पढ़े हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर उसके बाद हम लोग सूत्र पढ़े हैं अका सवर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसका भेद है, तो स्वर संधि का एक भेद है अका सवर्णे दीर्घा। आ के ये क्या कहता है कि जब आ के बाद आ आवे तो दीर्घ आ हो जाता है, चाहे दोनों तरफ ह्रस्व आ रहे हैं, चाहे दीर्घ आ रहे हैं, चाहे ह्रस्व दीर्घ रहे, कुछ भी हो। ई के बाद ई आवे तो दीर्घ ई, ऊ के बाद ऊ आवे तो दीर्घ ऊ, और री के बाद जब री आवे तो दीर्घ री हो जाती है। इन सभी चारों के हम लोग उदाहरण देख लिए हैं कैसे बना है। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।